मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दूम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि जब वो दिन हुआ जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हुए तो उसकी हर चीज़ पुरनूर हो गई। फिर जब वो दिन आया जिसमें आपकी वफ़ात हुई तो उसकी हर चीज़ तारीक हो गई और अभी हमने आपके दफन से हाथ भी नहीं झाड़े थे कि हमारे दिल बदल गए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3618। ये हदीस सही है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कदीम खबरस्तान व जदीद खबरस्तान के गोरकनों की हड़ताल, मजदूरी कम देने की शिकायत, खबरस्तान कमेटी के खिलाफ सख्त इल्जामात, वक्फ बोर्ड की मदाखलत लाज़मी। निजामाबाद के दो अहम खबरस्तानों के गोरगोनों ने निजामाबाद ईदगाह व खबरस्तान कमेटी के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया और हड़ताल पर चले गए। एक संगीन और इंतहाई नाकाबिल नजरअंदाज सूरत हाल है। गोरगोनों ने ऐलान किया कि न तो वो खबर खोदेंगे और न ही किसी को खबर खोदने की इजाजत देंगे। ऐसे हालात में संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में गोरकनों को चाहिए कि उस शहर के जिम्मेदारान से गुफ्तगू करे और अपनी हलकार तर्क कर दे। मौजूदा इंतजामी कमेटी को भी चाहिए कि वो गोरगोनों से गुफ्तगू करे। अगर ये इनके बस की बात नहीं तो शहर के मुअज्जिज़ीन को बुलाते हुए गोरगोनों से गुफ्तगू की जाए। गोरगोनों ने मौजूदा कमेटी पर अदम एतमाद का मुजाहरा करते हुए कहा कि कमेटी के लोग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और खबरों की खुदाई की जो फीस होती है उसमें से सुबह 900 रुपए और रात में 1000 रुपए काट रहे हैं। गोरगोनों ने कहा कि हम बरसों से इन खबरस्तानों में खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इससे कबल हमारे बड़े यहाँ पर गोरगन का काम करते थे और अब हम इस खिदमत पर मामूर रहते हुए अपनी उम्र गुजार रहे हैं। ईदगाह खदीम अक मस्जिद कच्चा से मुत्तसिल खदीम खबरस्तान और ईदगाह जदीद से मुत्तसिल खबरस्तान शहर के दो अहम खबरस्तान है और दोनों खबरस्तानों में 20 अफराद खबरों की खुदाई की खिदमत अंजाम देते हैं। गोरगोनों ने वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त की है कि इनकी फीस में इजाफा किया जाए और साथ ही इनके लिए वजीफे का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि वो ज़ईफ़ी की उम्र में मुतमईन जिंदगी गुजार सके। गोरगोनों ने खबरें न खोदने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर देखा गया कि कुछ अफराद खबर की खुदाई के लिए खबरस्तान कमेटी आए हुए हैं और खबरस्तान के मुंतजिम से खबर की खुदाई के लिए कहते हैं, लेकिन मुंतजिम ने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान का सेल नंबर इनके हवाले किया, जिस पर कमेटी के जिम्मेदारान ने क्या वजाहत की है ये एक अलग बात है। लेकिन गोरगोनों ने कहा कि अगर कमेटी बाहर के गोरगन लाकर खबरों की खुदाई करेगी तो फिर वो हमेशा के लिए अपना काम छोड़ देंगे और खबरस्तान कमेटी को आरजी गोरगन तो मिलेगा मगर मुस्तकिल गोरगन हाथ से निकल जाएंगे। गोरगनों ने खबरस्तान कमेटी को नाकारा व गैर कारकर्द करार दिया और बताया कि खबरस्तान कमेटी की अदम कारकर्दगी की वजह से खबरस्तान गैर समाजी अनासिर का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ पर गैर समाजी सरगर्मियाँ मुसलसिल हो रही हैं। जादू टोना करने वाले भी खबरस्तान में आ रहे हैं और रात के अंधेरे में हमल साकित होने की सूरत में लोग चोरी छुपे इसके बाक़ियात को भी खबरस्तान में फेंक कर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। गोरगोनों के इल्जामात इंतहाई संगीन है और इनकी तहकीकात लाजमी है, मगर सवाल खबरस्तान कमेटी के साथ साथ वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का भी है। मुसलमानों से खबरों की खुदाई के लिए भारी फीस वसूल की जा रही है और फिर इसमें से पैसे काट लिए जा रहे हैं तो क्यों और किस लिए? जिले से वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। लाजमी है कि वक्फ कानून के लिहाज से इसका 60% जिले में ही इस्तेमाल किया जाए। तो फिर इस खबरस्तान से वक्फ बोर्ड आमदनी क्यों हासिल करने की कोशिश कर रहा है? जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों के गम के मौके पर इनके जेबों से पैसे निकालने के बजाय फीस में कमी कर दी जाए और गोरकनों से भी इंसाफ किया जाए और खबरस्तान की आमदनी खबरस्तान में ही खर्च की जाए तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब सवाल ये है कि गोरगन हड़ताल पर है और आज जिन मरहूमिन की तदफीन होने वाली है इनका क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारे ईदगाह कमेटी हमारे गोरकन कमेटी के जानिब से मैं बात कर रहा हूँ कि हमको जो है सो ये कमेटी से बहुत तकलीफ़ हो जा रही और जो है सो इन्हों हमारा कोई पूछने वाला पुरसाने हाल नहीं है। कोई आके जो है सो हमको कोई बीमार है तो आके पूछने वाला नहीं है और जो है सो हमारे खुदवाई में से लोग दिन में 900 काटते, रात में 1000 रुपये काटते, फिर उसका मेंटेनेंस चार्जेस बोल रहे हमारा, फिर हमको अभी इतने साल से कर रहे तो हमारे को अभी परसों एक हमारा बच्चा मर गया काम करते करते, उसको भी 1 रुपया की कोई इनकी इमदाद नहीं हुई। और दूसरी बात क्या है बोले तो रातों में यहाँ पे पब्लिक आके बैठ रही कर रही
और जो है सो वो गलत शौक़ा कर रही, बच्चे ला के फेंक दे रहे, अबॉर्शन हुआ सो कहीं भी ला के कोसे भी खबरों करने फेंक दे रहे। कितने वो हफ्ता बैठा? ऐसा 3 बच्चे ला के फेंके और जो है सो वो हम उसकी वीडियो भी निकाल के रखे हुए हैं। और जो है सो दूसरी बात क्या है साहब, हमारे को इनसे कोई आमदनी नहीं है, कोई आस नहीं है, कोई 1 रुपये का उनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है। और हमारा ये मुतालबा है वक्फ बोर्ड से, निज़ामाबाद के बड़े लोगों से कि हमारे आके बात करिए, पूछिए। और जो है सो हम आज से काम बंद कर दे रहे, स्ट्राइक पे जा रहे हम। और हमारा ये बोलना है कि दूसरा लेबर कोई आके काम नहीं करना, क्यों तो हम लोग का यहाँ पे हमारी ज़िंदगी डाल दिए, हमारे कई लोग मर गए। हम एक ज़माने से यहाँ पे टिक के काम कर रहे, हमारे अभी तक 5वीं कमेटी है मेरे काम में। तो हमारा ये मुतालबा है आपसे कि हमको पुरसान हाल कुछ हुआ है सर का वक्फ बोर्ड से या हमारे कमेटी से इमदाद हुए सर का, आप लोग कुछ तो भी हमारे ऊपर बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टाइम तो मिला था, मगर यहाँ पर भी तो इंतजाम होना ना कि लोग वहाँ से आ रहे, फिर पूरा इंतजाम करके अपनी टाइम बोले सर ना। जी आप आ रहे हैं आप? हाफिज साहब तो अभी बोले जो लेबरा सुनना ना, हाफिज साहब खाली बोले अभी टाइम लगता बोल के कराया को मुझे बोले कई को बने फिर तो सबर नहीं साहब, खोदे तक टाइम लगता ना उनको भी। उन लोग बोले हम नहीं चीते बोल रहे, कहीं आटू को डोला वगैरह भी नहीं ले आते बोल रहे ना। हाँ ठीक है बोले ना आप, ठीक है। फिर असर में है, फिर बाद में फिर आने के बाद मुश्किल हो जाएंगे ना। हाँ आओ भाई, तो टाइम कम है ना, सुबह से फिर ना जी। हाँ यहाँ हाफिज साहब है, सो गए यहाँ पर खोदने वाले, कोई भी हाथ नहीं आते बोल रहे हैं, कोई भी नहीं आते बोल रहे। फिर आप 1 घंटा होगा जी हम पूछ रहे तो हमको नहीं मालूम बोल रहे। लास्ट में यहाँ पर आपका नंबर दिए, हम आधे घंटे हम जब हमारे जी हाफिज साहब है तो यहीं से सामने से हाफिज साहब। ईदगाह जदीद में मैयत के लिए खबर खोदने गोरकनों का इनकार, रिश्तेदार मुश्किलात में, मसले का हल क्या है, मुसलमानों का सवाल। निजामाबाद में गोरकनों की अचानक हड़ताल, शहर के 2 अहम कब्रिस्तानों में मैयतों की तदफीन के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। मुसलमान अपनी मैयतों की तदफीन के लिए परेशानियों का शिकार है। गोरकनों ने मौजूदा कब्रिस्तान और ईदगाह कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और हड़ताल पर चले गए और इल्जाम आया क्या कि इनको कम मजदूरी दी जा रही है और साथ ही इनके बुरे वक्तों में भी ताउन नहीं किया जा रहा है और न ही किसी किस्म का मुआवजा दिलाने की बात की जा रही है। हत्ता कि इनके नाजुक मुखों पर भी इनकी कोई मदद नहीं होती, लिहाजा अपने हुकूक और इंसाफ के लिए वो एहतजाज पर उतर आए हैं। इस दरमियान ईदगाह जदीद में एक मैयत की तदफीन को लेकर मुश्किलात का शिकार मुसलमानों ने कमेटी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो फिर क्या होगा, क्या लोग मैयतों को अपने घर में रखकर मसाइब व मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों को लाकर कब्र खुदाने की कोशिश को भी गोरकनों ने रोकने की कोशिश की। एक संगीन सूरत हाल है जिस पर फिलफौर इक़दामात करने की जरूरत है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे कलहरे बोने का इंतकाल हुआ आज सुबह फजर में निज़ामाबाद शांति नगर। अहमद भाई किराना बोले तो मशहूर है उनका इंतकाल हुआ। मैं कच्चा मस्जिद को गया, जाके तो वहाँ पर स्लिप फटा के जदीद ईदगाह को ऐसो आया कि खबर खुदाने करने के वास्ते। तो खबरों खोदने वालों की स्टाक चल रही कहते, वो लोग बोल रहे हम खबरा नहीं खोदते भाई वो बोल के। तो फिर मैं क्या करा मालूम, तुम नहीं खोदे तो नहीं खोदे बोल के दूसरे आदमियों को पकड़ के खालिद साहब मौलाना को पकड़ा। बेचारे हमको हेल्प करे बहुत कुछ, उन्होंने साथ में रह के पूरा करा के 2 आदमियों को लेके आए। तो वो लोग फ़ोना करके वो 2 आदमियों को भी फ़ोना करके भगा दिए, तुम ना नहीं खोदना खबर वही बोल के। तो भाई खबर नहीं खोद के क्या मुर्दे को है सो वो घर में रख लेना, हाँ पूरी स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद तक। तो उसकी वजह से क्या करें, फिर हम मौलाना को पकड़ के करके फिर और 2 बच्चों को ला के हम लोग खबर खुदा के बसर में उनकी तफीन गिरी है। मालूम अपने शांति नगर बिलाल मस्जिद में उनकी जनाजे नमाजा है। और ऐसो ये ऐसो कमेटी वालों का परेशानी है या खोदने वालों की है, वो आप लोग आपस में कर लो। ये है ना पब्लिक को क्यों सता रहे, क्यों कर रहे, आपको है ना फीस भी तो दे रहे ना, एक मैयत के तो 3200 रुपये दे रहे आप लोगों को। हाँ तो पैसे लेते पर भी सब लेते पर भी तुम्हारा उनका क्या झगड़ा है, आप लोग बैठ के आपस में कर लेना। ये पूरा है ना तो पब्लिक को आवाम को तकलीफ़ देना ये अच्छी चीज़ नहीं है।
इसके आप लोग बड़े लोग बैठ के करके क्या है क्या नहीं है काम ख़त्म करो और किसी को भी परेशानी होने न को दियो। आपकी कमेटी में जो भी है ना, आपको इसको हैंडल नहीं कर सकते या आप इसको पूरा मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो आप क्या करना, मालूम है मेरे से नहीं हो रहा भाई बोल के दूसरे किसी और को अच्छे को बना देना, बना दिए तो उन्होंने तो भी लेके चलते। इसका क्या है, बाहर पब्लिक में है ना, इसका ये नहीं आना। आज मैं गया, मेरे को इतनी तकलीफ हुई कि खबर खोदने वालों की भी स्ट्राइक करते, मालूम है। तो अब परेशान थे हम लोग, 2-3 घंटे दीवानों को वैसा फिरे। उसके बाद खालिद मुल्क साहब का नंबर लिए लेके उनको कॉल करे, अल्लाह उनकी जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करे। अब इसमें क्या है, हम लोग मैयत देखेंगे यहाँ पर, ऐसे परेशानियों में फिरेंगे, ये परेशानियों में कहाँ फिरना हम लोग बोलो। दुनिया का परेशान हुए हम लोग, 2-3 घंटे तक कोई नहीं मिले हम लोगों को, दुनिया की परेशानी हुई। और जो आदमियों को जो बुलाए थे कमेटी से, उन लोगों को फ़ोन करके धमकियाँ दे के वहाँ पर बुला लिए। फिर अब लोग दूसरों को और बुलाए कर रहे थे, उन लोग खोद रहे थे, फिर उनको फ़ोन करके डरा रहे। ऐसा मत करो भाई, गरीब लोग बहुत परेशान हो जाते। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कमेटी के लोगों से, प्लीज़ ऐसे गरीब आवाम को परेशान मत करो। अगर आपका कमेटी का कुछ ऐसा मसला है, आप लोग बैठ के आपस में बैठ के उसको मसले को अच्छे से सुलझा दो। हम लोग बहुत परेशान हो जा रही है आम पब्लिक। उन्होंने बच्चों को भेज रहे, बोले बच्चे नहीं आ रहे, आया एक बच्चा आके तेरा उसको फोन मार के बुला ले रहे, जो स्टैक पे बैठे नहीं उन लोग तो बुला ले रहे। अब वो बच्चा भी भाग गया, फिर दूसरे जनों को बुला के लेके आके अब स्टार्ट करे मकान सुबह 8 बजे से 1 बजे स्टार्ट हुआ। और ये ना भैया रिक्वेस्ट है अपने पूरे भाइयों से कि जब ना खबर खोद रहे तो उसको गांजा, उसको शराब, उसको पीना खाने वाले से खबर जनाजा खुदाते, खबर खुदाते। पूरी वैसे लोगों को हटाओ, अच्छे लोगों को रख के सही काम करो, पूरा साफ पूरा है। देखो जाके वहाँ कच्चा मस्जिद के खबरस्तान में जाओ, पूरे गांजे वाले मिलते, पूरे शराबा वाले मिलते पूरे। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने मकई खरीदी मराकज का दौरा किया और किसानों की सहूलियत को यकीनी बनाने की ऑफिसर्स को हिदायत दी। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आर्मूर डिवीजन का दौरा करते हुए किसानों की सहूलत के लिए कायम किए गए मकई खरीदारी मराकज का मुआयना किया। उन्होंने जकरानपल्ली मंडल के मुनीपल्ली और आर्मूर मंडल के पिपरी गांव में जारी खरीदारी मराकज का दौरा करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। कलेक्टर ने किसानों से हासिल की गई मकई की फसल के म्यार की जांच की और मराकज पर रखे गए खुश्क मकई के ज़खायर का भी मुआयना किया। कलेक्टर ने किसानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP हासिल करने के लिए खरीदी मराकज का बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि 14% से कम नमी वाले साफ़ और खुश्क फसल मरकज़ पर लाएं ताकि उन्हें मुकम्मल इमदादी कीमत हासिल हो सके। मज़ीद कहा कि खरीदी मराकज़ में किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए और उनकी तरफ से लाई गई फसल अगर मियारी हो तो फौरी वज़न करके टैब एंट्री दर्ज की जाए। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि ख़रीदारी अमल के दौरान किसानों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए और मकई ख़रीदारी का अमल शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल हो। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, जिला कोऑपरेटिव ऑफिसर श्रीनिवास राव, मार्कफेड DM महेश कुमार समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने EVM गोदाम का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज शहर के विनायक नगर में वाक़े EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गोदाम का मुआयना किया। कलेक्टर ने मामूल की जांच के सिलसिले में गोदाम का दौरा करते हुए वहां के इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने गोदाम पर लगे सीलों, मोहरबंद दरवाज़ों की भी जांच की ताकि EVM मशीनों की हिफाजत को यकीनी बनाई जा सके। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद पुलिस हुकाम से बातचीत करते हुए सिक्योरिटी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और चंद ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर निज़ामाबाद फायर ऑफिसर शंकर, इलेक्शन डिपार्टमेंट के ओहदेदारान सात्विक और विजेंद्र रेड्डी समेत दीगर अहलकार मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के तमाम चेक पोस्टों को बंद करने का रियासती हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को बंद करने का अहम फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। वजीर आला ने 2 माह कबल ट्रांसपोर्ट चेक पोस्टों को बंद करने का फैसला किया था। उन्होंने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुकूमत के अहकाम के मुताबिक रियासत में तमाम चेक पोस्टों को फौरी तौर पर बंद कर दे। उन्होंने कहा कि चेक पोस्टों के करीब नस्ब, बोर्ड्स और रुकावटें हटा दी जाए। उन्होंने अहकाम दिए कि रिकॉर्ड, फर्नीचर और सामान फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस मुंतकिल किया जाए।
اور RTA کمشنر نے تجویز دی کہ مالی اور انتظامی ریکارڈ کو مربوط اور محفوظ کیا جائے۔ بودھن میں شرپسند عناصر کی جانب سے شرانگیزی، سوشل میڈیا پر پتھر مسجد سے متعلق نفرت انگیز پوسٹ جس پر ہنگامہ۔ بودھن مجلسی قائدین نے دو طبقے میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یونٹ بودھن کی جانب سے ادے مہاراج اور یوٹیوبر بالاجی گوڑ کے خلاف پولیس میں تحریری شکایت درج کروائی گئی۔ پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری عقیل فاروقی، شیخ حاجی، قانونی مشیر واجد حسین ایڈوکیٹ اور ایگزیکٹو ممبران SK سالم چاوش، محمد عمر، مشتاق احمد، شیخ اطہر، الطاف، سمیر حسین، شیخ ایوب، عبد الرشید اور SD سلمان اطہر نے بودھن ٹاؤن صدر میر الیاس علی کی قیادت میں مشترکہ طور پر دستخط شدہ شکایت میں الزام عائد کیا کہ ادے مہاراج جو شکر نگر کا رہنے والا ہے اپنے فیس بک پیج پر اشتعال انگیز پوسٹ کے ذریعے دو طبقے کے درمیان نفرت پھیلا رہا ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 100 ستون والی تاریخی مسجد جو آثار قدیمہ کے محکمے ASI کے تحت محفوظ ہے دراصل سری اندرا نارائنا سوامی مندر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف افراد کو جمع کر کے انہیں مسجد پر دعویٰ کرنے کے لیے حلف دلوا رہا ہے اور مذہبی نعرے بازی کے ذریعے عوامی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح یوٹیوبر بالو بالاجی گوڑ نظام آباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اپنی ویڈیوز میں ہندو برادری کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہا ہے۔ MIM یونٹ بودھن نے اپنی شکایت میں مطالبہ کیا کہ ان دونوں افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ بودھن اور اس کے اطراف کے علاقوں میں امن و امان کی صورتحال متاثر نہ ہو۔ آج بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر بودھن پولیس اسٹیشن میں ایک پٹیشن دیا گیا ہے جس میں دو درندوں کے نام پر یہ درخواست دی گئی ہے۔ وہ بودھن کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، خاص کر کے جو پتھر مسجد ہے اس کے فوٹوز وغیرہ ڈال کے وائرل کر رہے اور سوشل میڈیا کے تحت وہ لوگ اس کا غلط جو ہے نا استعمال کر رہے سوشل میڈیا کا۔ اس لیے جو ہے نا خاص کر کے ہم آج بودھن PS میں آ کے ایک درخواست دیے، اس میں کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ وہ کوئی پوسٹ ڈالے تھے، اس کو پھر ٹیگ کر کے انہیں اس میں غلط کامنٹ ڈالا سو ہے۔ اس لیے اس اینگل کو دیکھتے ہوئے ہم سرکل صاحب کو ایک درخواست دیے اور خاص کر کے اس کے اوپر لیگل سیریس سے سیریس ایکشن لو بول رہے۔ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت ہوئی تو اس پہ ایزیٹیشن بھی کرتے بول کے ہم صاحب کو بول دیے۔ انشاءاللہ تعالی صاحب سے امید ہے، صاحب بھی توقع دیے، میں جو بھی کامنٹ سے ڈیلیٹ کراتا ہوں اور اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیتا ہوں بول کے توقع دیے۔ اور یہ چیز CP صاحب کے بھی نالج میں ہے، میں انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہوئے جیسا میں دیکھ لیتا ہوں بول کے انہوں ذمہ داری لیے۔ اس وجہ سے ہم آج ایک درخواست بھی دے کے رکھے اور امیڈیٹ FIR کرنا بول کے بولے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان کو حیدرآباد پولیس نے گھر میں نظر بند کر دیا۔ ذرائع کے مطابق یہ اقدام اس لیے کیا گیا تاکہ امجد اللہ خان نظام جا کر مرحوم شیخ ریاض کے اہل خانہ سے ملاقات نہ کر سکے۔ واضح ہے کہ شیخ ریاض کو حال ہی میں پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا تھا، جسے مجلس بچاؤ تحریک نے جعلی انکاؤنٹر قرار دیا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان کو پولیس نے گھر میں نظر بند کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ امجد اللہ خان نظام آباد آنے والے تھے جہاں وہ شیخ ریاض کے اہل خانہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، وہی شیخ ریاض جو حالیہ دنوں میں ایک پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے احتیاطی اقدام کے طور پر انہیں حیدرآباد میں ہی روک دیا تاکہ وہ نظام آباد نہ جا سکے۔ مجلس بچاؤ تحریک نے الزام عائد کیا کہ شیخ ریاض کا انکاؤنٹر جعلی تھا اور وہ اس معاملے میں حکومت سے ہائی کورٹ کے حاضر سٹنگ جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امجد اللہ خان نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ صرف مقتول کے گھر والوں سے اظہار ہمدردی کے لیے جا رہے تھے، لیکن پولیس نے صبح سے ہی انہیں نظر بند رکھا۔ ادھر اس واقعے پر سیاسی و سماجی حلقوں میں ملا جلا رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ DGP تلنگانہ کو ہیومن رائٹس تلنگانہ کی نوٹس، شیخ ریاض انکاؤنٹر سے متعلق وضاحت کی ہدایت، 24 نومبر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت۔ دیکھیے ایک خصوصی رپورٹ۔ بہت ہی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم خبر لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور وہ خبر ہے شیخ ریاض انکاؤنٹر سے متعلق، جس پر
मुख्तलिफ गोशों की जानिब से शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के ख्यास आ रहे हैं और इल्जाम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में हमने सोचा कि लब कुशाई की जाए, बिलखसूस आज जबकि 21 अक्टूबर को तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की गई राष्ट्र डीजीपी तेलंगाना को और उसमें सवाल किया गया कि इनकाउंटर क्यों किया गया। हम उस सवाल का भी हवाला देंगे। उससे पहले कुछ बात करना जरूरी समझता हूं कि इसके पीछे जो कहानी हुई है वो किस तरह शुरू हुई और कहां जाकर पहुंची। बताया जाता है कि शेख रियाज को गिरफ्तार करने के बाद सीसीएस पुलिस स्टेशन जो कि फोटोन के हाथे में वाक़ है वहां ले जाया जा रहा था कि रास्ते में शेख रियाज ने एक मौलिक हथियार से सीसीएस के कांस्टेबल ई प्रमोद कुमार पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में प्रमोद कुमार शदीद जख्मी हुए और शेख रियाज ने राह फरार इख्तियार की और इसके बाद प्रमोद कुमार जख्मों से जारबार ना हो सके। बाजिला पुलिस शिद्दत के साथ शेख रियाज को तलाश करने लगी। 19 अक्टूबर को शेख रियाज की सीआरपीएफ के करीब वाक़ शानबाग में मौजूद एक लारी के टूटे हुए कैबिन में पाए जाने की तला मिली। पुलिस ने उसको ललकारा, उसने भागने की कोशिश की। इस दरमियान एक शख्स मोहम्मद आसिफ ने शेख रियाज को रोकने की कोशिश की और शेख रियाज ने उस पर फिर से मौलिक हथियार से हमला करते हुए दोनों हाथों को जख्मी कर दिया, लेकिन उस दरमियान पुलिस वालों ने उसको दबोच लिया और फिर उसको अपनी हिरासत में ले लिया। बादीजा रात में 19 अक्टूबर की रात में शेख रियाज को इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, लेकिन 20 अक्टूबर की सुबह करीब 11 साढ़े 11 के दरमियान ये इत्तलात गश्त करने लगी कि शेख रियाज का इनकाउंटर हो चुका है और इनकाउंटर सरकारी दवाखाना निजामाबाद के 4th फ्लोर पर उस वार्ड में हुआ जहां जेर हिरासत कैदियों को रखा जाता है। पुलिस ने बताया कि शेख रियाज ड्यूटी पर मौजूद एआर के कांस्टेबल पर हमला करते हुए उसकी वेपन छीन ली और फायरिंग की कोशिश की। इस दरमियान आरए ने उसको ललकारा, लेकिन शेख रियाज मानने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर सेल्फ डिफेंस के लिए शेख रियाज को गोली मारनी पड़ी। इस इनकाउंटर में शेख रियाज बरसरे मौका हलाक हो गया। बादीजा रात देर गए जुडिशियल इंक्वायरी हुई, पंचनामा किया गया, नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद नाश विरसा के हवाले कर दी गई और फिर उसकी तदफीन भी अमल में आई है। इस दरमियान 21 अक्टूबर को तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑनरेबल जस्टिस शमीम अख्तर ने एक नोटिस जारी की डीजीपी को रास्त तौर पर और इसमें इस बात की ख्वाहिश की कि डीजीपी तेलंगाना इस बात की वजाहत करे कि इस इनकाउंटर की जरूरत क्यों पेश आई। मौजूद चेयरमैन ने यह सवाल उठाया वो क्या हालात थे जिसके दौरान शेख रियाज का इनकाउंटर करने की जरूरत पेश आई, क्या इनकाउंटर करना जरूरी था, वो कैसे हालात थे जिसकी वजह से शेख रियाज को गोली मारनी पड़ी, अगर वो हालात पैदा हुए तो क्यों और किस तरह पैदा हुए, इसकी तफसीली वजाहत पेश की जाए। दूसरा सवाल यह उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो हिदायत है 2014 की, उन पर अमलावरी किस हद तक की गई, इसकी भी जामे रिपोर्ट दाखिल की जाए। और तीसरा सवाल जो सामने आया है ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस शमीम अख्तर ने डीजीपी तेलंगाना से किया है वो ये है, क्या इस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई गई है या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई गई है। अगर इंक्वायरी करवाई गई है तो इसकी भी रिपोर्ट सबमिट की जाए और साथ ही यह भी ख्वाहिश की गई है कि एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कमीशन पर जमा करवाई जाए। इसके लिए डेट दी गई है 24 नवंबर, जिसकी दूसरी हेयरिंग होगी। 24 नवंबर तक पुलिस को इस बात के शवाहिद पेश करने होंगे कि शेख रियाज का जो इनकाउंटर किया गया है वो सही था और उसकी जरूरत थी। बसूरत दिगर पुलिस मुलाजमीन और दिगर अवाम को खतरा हो सकता था या फिर सिर्फ पुलिस मुलाजमीन को खतरा हो सकता था। दोनों ही सूरतों में इनकाउंटर जायज था, लेकिन अगर दोनों ही सूरतें नहीं थी तो फिर इस इनकाउंटर की जरूरत क्यों पेश आई है, इसकी वजाहत मौजूद कमीशन के सामने करनी होगी। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है अखबारात या सोशल मीडिया या कुछ सियासी समाजी या ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस के जो जुम्मेदारान है आवाज बुलंद कर रहे हैं और शुकूक को शुबात का इजहार कर रहे हैं, तो इसकी भी वजूहात है। खास बात यह है कि जो इसके शेख रियाज के अफराद खानदान है उन्होंने
इस बात का इल्जाम आया किया है कि उनको शेख रियाज की तलाश के सिलसिले में जदोकोब किया गया, टॉर्चर का निशाना बनाया गया और उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म और ज्यादती की गई। अभी ये बाइज़गश चली रही थी कि यहाँ पर इस बात का भी इल्जाम सामने आया कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि कस्टोडियल डेथ है, जेर हिरासत अपनी कस्टडी में हलाक कर देने का इल्जाम भी सामने आ रहा है। मुख्तलिफ को से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अब इस ताल्लुक से पुलिस क्या वजाहत करेगी, किस तरह करेगी, क्या सूरत हाल थी, इसके ताल्लुक से हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन के इजलास में पहुंच चुका है और तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस शमीम अख्तर जो के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इसमें शख्सी दिलचस्पी ली है। इनके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, किसी ने दरखास्त दाखिल नहीं की थी। कमीशन ने पेपर का हवाला देते हुए इस पेपर के हवाले से आज खुद ये नोटिस जारी की और वजाहत तलब की है। तो बहरहाल हम देखेंगे कि पुलिस कमीशन के सामने किस तरह की वजाहत पेश करती है। क्या वाकई शेख रियाज का इनकाउंटर हक बाजानिब था या फिर उसको किसी जरूरत के तहत या फिर किसी बुग़्ज़ के तहत हलाक कर दिया गया। ये वो सवालात हैं जो तेजी के साथ अवामी और खवास के हलकों में गश्त कर रहे हैं। बहरहाल हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कमीशन के रूबरू पुलिस डिपार्टमेंट अपनी वजाहत क्या पेश करता है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हम हालात पर नजर रखे हुए और आपको जैसे जैसे इत्तलात मिलते रहेंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लिहाजा इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।